कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन वन दे दिया है, डी रिकॉग्निशंस वर्सेस फेथफुल रिप्रेजेंटेशंस एज एट 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 के दिन नताशा लिमिटेड जो है वो क्रेडिट कर रही है ट्रेड रिसीवेबल 280 करोड़ के रुपीज़ के अंदर इन इट्स बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है। एट दैट डेट, उस डेट के अंदर नताशा लिमिटेड एंटर करती है फैक्टरिंग एग्रीमेंट किससे, समंता लिमिटेड के साथ, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू विच उसके हिसाब से जो ट्रांसफ़र करेगी वो ट्रेड रिसीवेबल्स इन एक्सचेंज फॉर एन इमीडिएट कैश पेमेंट, यानी ट्रेड रिसीवेबल देगी और इमीडिएट कैश पेमेंट ले लेगी 250 करोड़ का। एज पर द फैक्टरिंग एग्रीमेंट के हिसाब से अगर कोई भी शॉर्टफॉल निकलती है बिटवीन द अमाउंट कलेक्टेड एंड 250 करोड़ विल बी रीइम्बर्स्ड बाय द नताशा लिमिटेड टू द समंता लिमिटेड। मतलब अगर 250 करोड़ रुपए से अगर कुछ शॉर्टफॉल निकलती है, मतलब 250 रुपये के ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं और हो सकता है अगर 210 करोड़ ही आए ट्रेड रिसीवेबल्स में से रिकवर हो पाए, तो जो शॉर्टफॉल हुई 40 की वो कौन देगा, वो नताशा लिमिटेड देगी किसको, समंथा लिमिटेड को रीइम्बर्स कर देगी। वंस द ट्रेड रिसीवेबल्स हैव बीन कलेक्टेड, एक बार जब ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो कोई भी अमाउंट अगर अबाव होती है 250 करोड़ से, लेस इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट विल बी रीपेड टू द नताशा लिमिटेड। मतलब अगर 250 करोड़ से कम अगर कोई आती है तो वो क्या होगा, शॉर्टफॉल होगा और वो शॉर्टफॉल नताशा लिमिटेड को देना पड़ेगा। लेकिन अगर 250 करोड़ से ऊपर कोई अमाउंट आ जाती है तो उसमें से इंटरेस्ट काटने के बाद नताशा लिमिटेड को समंथा लिमिटेड रीपेड कर देगी। The director of the Natasha Limited are of the opinion that the trade receivable should be de-recognized। डायरेक्टर जो है वो ये बोल रहे हैं कि जो ट्रेड रिसीवेबल है इसको हम लोग डी-रिकॉग्नाइज कर देंगे। उनका ओपिनियन है ऐसा। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना है अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी ट्रांजेक्शन्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड इवेल्यूएट करके बताना है ट्रांजेक्शन्स को इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या निकलेगी, तो जो ट्रेड रिसीवेबल फॉल कर रहे हैं विद इन द एम्बिट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स अंडर द इंड एस 109, इंड एस 109 के दायरे में आ रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंड एस 109 क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। दस the issue in questions is whether the factoring arrangement entered into with the Samantha Limited required the Natasha Limited to recognize the trade receivables from the financial statement। क्वेश्चन यही आ रहा है कि जो ये एग्रीमेंट किया गया है नताशा और समंता लिमिटेड के बीच में, तो इससे क्या ट्रेड रिसीवेबल्स है उनको निकाल दिया जाए, डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है। एज पर द पैरा 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 and 3.2.6 of the Ind AS 109 financial instrument, an entity shall derecognize, entity को derecognize करेगी फाइनेंशियल असेट्स को जब ओनली व्हेन, कब वो कर सकती है, जब कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू द कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट एक्सपायर्स। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होता है मतलब उससे आने वाला जो भी कैश फ्लोज होता है फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट्स, अगर वो एक्सपायर्ड हो जाता है मतलब वो ख़त्म हो जाता है, तब उसको क्या करता है, डी रिकॉग्नाइज करना है। इट ट्रांसफर द फाइनेंशियल, या तो वो क्या कर सकती है, या तो कब हम लोग डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इट ट्रांसफर द फाइनेंशियल एसेट्स और सब्सटेंटियली ऑल द रिस्क एंड द रिवॉर्ड्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स टू द अनदर पार्टी। या तो हम लोग ट्रांसफ़र कर दे फाइनेंशियल एसेट्स को, या तो सब्सटेंटियली सारे रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप के फाइनेंशियल एसेट्स के अनदर पार्टी को दे दे, तब हम लोग ये कर सकते हैं, तब हम लोग डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इन द गिवन केस के अंदर सिंस जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द नताशा लिमिटेड, गिवन केस के अंदर जो ट्रेड रिसीवेबल है वो अपीयर कर रहे हैं बैलेंस शीट नताशा लिमिटेड के अंदर एज ऑन 31 मार्च 2022 एंड आर एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कलेक्ट हो जाएंगे। द कॉन्सेप्चुअल राइट्स टू द कैश फ्लोज हैव नॉट एक्सपायर्ड, और कॉन्सेप्चुअल राइट्स जो है कैश फ्लोज की वो भी एक्सपायर्ड नहीं हुई है अभी तक। एज फार एज, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो खाली सिर्फ फाइनेंशियल एग्रीमेंट किया है, अभी ट्रेड रिसीवेबल में से पैसा तो आना बाकी है।
इसीलिए उसको क्या है डी रिकॉग्नाइज्ड अभी तक नहीं कर सकते। एज फार एज द ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क एंड द रिवॉर्ड्स ऑफ द ओनरशिप इज़ कंसर्न, अगर हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप को ध्यान में रखें तो जो फैक्टरिंग अरेंजमेंट है नीड टू बी व्यूड इन इट्स सब्सटेंस, उसके सब्सटेंस के अंदर हमको देखना पड़ेगा रेदर देन इट्स लीगल फॉर्म। यानी यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, सब्सटेंस की बात की जा रही है रेदर देन इट्स लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म को छोड़ते हुए प्रूडेंट का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है। नताशा लिमिटेड हैज़ ट्रांसफर द रिसीवेबल्स टू द समांता लिमिटेड, नताशा लिमिटेड ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं रिसीवेबल समंता लिमिटेड को और कैश ले लिया 250 करोड़ का। एंड येट इट रिमेन्स लायबल फॉर मेकिंग द गुड्स एनी शॉर्टफॉल बिटवीन, और कुछ भी अगर शॉर्टफॉल होती है 250 करोड़ के नीचे तो वो रीपेड करना पड़ेगा उसको। एंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय द समंता लिमिटेड, जितनी भी अमाउंट कलेक्ट की गई है समंता लिमिटेड में, अगर उसके अंदर कोई शॉर्टफॉल होती है 250 करोड़ के नीचे होती है तो जो भी बचेगा पेमेंट, उसको जो भी डिफरेंस आएगा उसको रीइम्बर्स करके देना पड़ेगा। दस इन सब्सटेंस के अंदर जो नताशा लिमिटेड है वो इफेक्टिवली लायबल रहती है फॉर द एंटायर 250 करोड़, इसलिए जो नताशा लिमिटेड है वो पूरे 250 करोड़ के लिए लायबल रहती है। ऑल्दो द शॉर्टफॉल वुड नॉट बी सच एन अमाउंट, जो शॉर्टफॉल है वो इतनी अमाउंट की नहीं है, भले ही वो मतलब शॉर्टफॉल हो सकती है कम अमाउंट की रहे, लेकिन वहाँ पर फाइनेंशियल लायबिलिटी तो रहती है। अकॉर्डिंगली जो नताशा लिमिटेड है वो रिटेन करके रख रही है क्रेडिट रिस्क डिस्पाइट द फैक्टरिंग अरेंजमेंट एंटर्ड, नताशा लिमिटेड रिटेन करके रख रही है क्रेडिट रिस्क को डिस्पाइट फैक्टरिंग अरेंजमेंट जो भी एंटर किया गया है। भले ही फैक्टरिंग एंगेजमेंट तो किया गया है लेकिन उसके पास अभी भी क्रेडिट रिस्क तो है ही नताशा लिमिटेड के पास। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट, ये एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि इन द एग्रीमेंट दैट द समंता लिमिटेड वुड बी लायबल, समंता लिमिटेड लायबल रहेगी पे करने के लिए नताशा लिमिटेड को, अगर अमाउंट जो भी कलेक्ट होती है वो अगर 250 करोड़ से ज़्यादा होती है आफ्टर रिटर्निंग द अमाउंट टुवर्ड द इंटरेस्ट की अमाउंट को काट के। 10 जो नताशा लिमिटेड है वो रिटेन कर रही है पोटेंशियल रिवॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पोटेंशियल रिवॉर्ड वो अभी भी संभाल के रख रही है, यानी पोटेंशियल रिवॉर्ड अभी भी उसके पास ही है। अ परस्यूअल ऑफ द अबाउ clearly shows that the substantial all the risk and the reward continue to remain with the Natasha Limited, risk और reward किसके पास है, नताशा लिमिटेड के पास ही है, ये हमको बता रहा है इससे। एंड जो ट्रेड रिसीवेबल है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, अपीयर करना चाहिए इन द बैलेंस शीट ऑफ द नताशा लिमिटेड। द इमीडिएट पेमेंट मतलब कंसिडरेशंस एज पर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट ऑफ ₹250 करोड़ बाय द समंता लिमिटेड टू द नताशा लिमिटेड, इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे। एंड उसको शोन कहाँ पर करना होगा, नताशा लिमिटेड के बैलेंस शीट के अंदर शोन करना पड़ेगा, मतलब इसको डी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन असेट्स एंड डिस्कस वेदर क्या जो इनकन्सिस्टेंसीज है क्राइटेरिया की इन AS 38 इन चंडीगढ़ लेटर, उसकी बताइए इनकन्सिस्टेंसीज बताइए। सॉल्यूशन देखते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिफाइन करता है असेट्स एज प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि कंट्रोल की जाती है एंटिटी को द्वारा जो रिजल्ट होती है पास्ट इवेंट की। एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, असेट की वहाँ पर डेफिनेशन बताई थी ऊपर, अभी यहाँ पर बता रहा है एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस द इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, एक राइट है जिससे पोटेंशियली प्रोड्यूस कर पाएंगे हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट को। असेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, असेट को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए अगर वो मीट कर देती है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन ऑफ एन असेट्स। एंड सच रिकॉग्निशन प्रोवाइड द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये रिकॉग्निशन है ये प्रोवाइड करना चाहिए यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फॉर्मेशन जो कि उन लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। इट इज़ रिलेवेंट एज वेल एज रिजल्ट इन फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन भी फेथफुल रहेगा उसके रिजल्ट से। हाउएवर द क्राइटेरिया ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑलवेज एग्जिस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का क्राइटेरिया तो रहेगा ही रहेगा साथ में। दैट इज़ यहाँ पर क्या होता है, बेनिफिट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सफिशिएंट, बेनिफिट इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए, जस्टिफाइबल होनी चाहिए द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच इन्फॉर्मेशंस, सफिशिएंट टू जस्टिफाई, सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि वो जस्टिफाई कर पाए कॉस्ट जो भी प्रोवाइड करनी है इन इन्फॉर्मेशंस की। यहाँ पर क्या बोल रहा था कि जो बेनिफिट होता है वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो जस्टिफाई कर पाए कॉस्ट को इन इन्फॉर्मेशन की जो भी प्रोवाइड की जा रही है। द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आउटलाइन इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑलवेज
allows for the flexibilities in the applications in the amending or developing the standards. Recognition criteria जो है वो आउटलाइन करता है, मतलब बताता है क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अलाउ किया जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी को, मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ किया जाता है एप्लीकेशंस इन अमेंडमेंट के लिए या तो डेवलप करने के लिए स्टैंडर्ड्स को. पैरा 8 ऑफ द इंडियाज 38 इंटेंजिबल असेट्स डिफाइन कर रहा है कि इंटेंजिबल असेट्स जो है वो आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी असेट्स है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है. फर्दर इंडियाज 38 डिफाइन करता है असेट्स को एज अ रिसोर्स जो कि कंट्रोल की जाती है बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फ्लो होगा एंटिटीज़ को, मतलब एंटिटीज़ को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा. फर्दर मोर पैरा 21 ऑफ द इंडियाज 38 स्टेट करता है कि जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए ओनली एंड ओनली इफ it is probable that the expected future economic benefit that attributes to the assets will flow to the entity and the cost of the asset can be measured reliably, और उसकी कॉस्ट भी मेज़र की जानी चाहिए रिलायबली. दिस रिक्वायरमेंट इज़ एप्लीकेबल, ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है दोनों केसेस के अंदर. एंड एक्सटर्नली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स, या तो आप एक्सटर्नली एक्वायर्ड कर लो इंटेंजिबल एसेट्स को या तो इंटरनली जनरेट कर लो इंटेंजिबल एसेट्स को, दोनों के अंदर ये जो रिक्वायरमेंट है ये एप्लीकेबल होती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रीजनेबल एंड सपोर्टेबल assumptions that the representations of the management best estimate of the set of the economic conditions that will exist over the useful life of an assets. प्रोबेबल एक्सपेक्टेशन है कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बेस्ड करेगा रीजनेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशन के ऊपर, यानी मैनेजमेंट यहाँ पर अपना अजम्पशंस लगाता है कि जो बेस्ट एस्टिमेट करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, बेस्ट एस्टिमेट करता है कि कितना इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, इकोनॉमिक कंडीशंस दैट विल एग्जिस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के बेसिस के ऊपर ये सब निकाला जाता है. फर्दर as per the para 33 of the India's 38, the probability recognition criteria is always considered to be satisfied for the intangible assets acquired in the business combinations. यानी business combinations के अंदर भी अगर हम लोग acquire करते हैं ऐसी कोई intangible assets तो पैरा 33 इंडियाज 38 के हिसाब से रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना चाहिए. वो इफ़ द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो इंडियाज 38 जो है वो रिक्वायर्ड करता है एक्सपेंडिचर्स टू बी एक्सप्रेस्ड एज एंड व्हेन इट इनकर्ड, मतलब जब भी वो इनकर्ड होंगे तो उसको क्या करना है, एक्सपेंडिचर के तौर पर बताना है. It is notable that the conceptual framework does not prescribe the probable criteria. ऐसा कोई क्राइटेरिया जो है वो conceptual framework के अंदर बताया नहीं गया है. As long as there is a potential to produce the economic benefit, जितना लॉन्ग मतलब जितनी दूरी तक इकोनॉमिक बेनिफिट पोटेंशियल प्रोड्यूस, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, जितनी दूरी तक इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है इवन विद अ लो प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम भी है तब भी एंड आइटम्स कैन बी रिकॉग्नाइज, तब भी उस आइटम को हम लोग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज एन असेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तब भी हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या असेट एज पर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. However, in the terms of an intangible assets के अंदर अगर हम लोग देखें तो it could be argued that, ये argued किया जाता है कि recognitions of the intangible assets have low probability of generating the economic benefit. intangible assets की probability जो होती है जनरेट करने के लिए economic benefit वो क्या होती है, वो बहुत ही लो होती है. वुड नॉट बी यूज़फुल टू द यूजर्स, और वो यूज़फुल भी नहीं होता यूजर्स को उनके फाइनेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन दैट द असेट्स हैज़ नो फिजिकल सब्सटेंस. क्यों, क्योंकि ये यूज़फुल क्यों नहीं होता अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर यूजर्स को, क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल सब्सटेंस ही नहीं होता उसका. इंटेंजिबल एसेट्स है तो कहाँ से फिजिकल सब्सटेंस आएगा, इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं रहता यूजर्स को. द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड द डेफिनेशंस ऑफ एन असेट्स अंडर द इंडियाज 38 के अंदर रिकॉग्निशंस एंड डेफिनेशंस के क्राइटेरिया दिया गया है आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू दोज आउटलाइन इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. वो अलग है किससे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से. टू पुट इन द सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोले तो क्राइटेरिया इन द इंडियाज 38 आर मोर स्पेसिफिक. जो इंडियाज 38 के अंदर दिया गया है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, बट डेफिनेटली डू
प्रोवाइड द इंफॉर्मेशंस दैट इज़ रिलेवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशंस, लेकिन प्रोवाइड करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है और फेथफुल रिप्रेजेंटेशंस बताना है, मतलब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस तो हमको यूजर्स को बतानी पड़ेगी। व्हेन viewed from the prisms of the relevance and the faithful representations, the requirement of the Ind AS 38 in terms of the recognition appear to be consistent with the conceptual framework. Further, in case of the difference between the conceptual framework and Ind AS, the Ind AS will prevail. अगर दोनों में लड़ाई होगी तो Ind AS prevail करेगा, Ind AS के हिसाब से हम लोग recognize करेंगे। Illustration 3 देखते हैं। The directors of the Hind Limited are particular about the usefulness of the financial statement। जो डायरेक्टर है हिंद लिमिटेड का वो चिंता में यूजफुलनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर they have opined that although the Ind AS implementing a fair value model, Ind AS जो है वो implement कर रहा है एक fair value model, the Ind AS are failing to reflect the usefulness of the financial statements as they do not reflect the financial value of an entities। Ind AS जो है वो fair value model implement कर रहा है एज Ind AS जो है वो फेल कर रहा है रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़फुलनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूज़फुलनेस बताने से फेल हो रहा है Ind AS। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी। डिस्कस द व्यूज़ ऑफ द डायरेक्टर का व्यू को डिस्कस कीजिए रिगार्डिंग द यूज़फुलनेस ऑफ द फेयर वैल्यू इन एन Ind AS, कि क्यों फेयर वैल्यू Ind AS के अंदर ज़रूरी होती है। एंड फैक्ट बताइए Ind AS do not reflect the financial value of an entity, कि क्यों Ind AS बता नहीं रहा है फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी को। डू नॉट रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी। मेकिंग द स्पेशल रेफरेंस टू द रिलेवेंट Ind AS का रेफरेंस देते हुए बताइए एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का रेफरेंस देते हुए बताइए। यहाँ पर द यूज़ ऑफ अ फेयर वैल्यूज़ इन एन Ind AS, ट्रीटमेंट अंडर द Ind AS के अंदर क्या ट्रीटमेंट होती है। द स्टेटमेंट्स ऑफ द डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द Ind AS इम्प्लीमेंटिंग अ फेयर वैल्यूज़ मॉडल इज़ नॉट एंटायरली एक्यूरेट। जो फेयर वैल्यू मॉडल जो होता है वो एंटायरली एक्यूरेट नहीं होता। जो डायरेक्टर है Ind AS को लेकर इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है फेयर वैल्यू मॉडल, वो एंटायरली एक्यूरेट नहीं होता। ऑल्दो जो Ind AS है वो डो नॉट यूज़ द फेयर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू। Ind AS जो है वो यूज़ भी नहीं करता फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। इट इज़ नॉट कंप्लीट फेयर वैल्यू सिस्टम, यहाँ पर कंप्लीट फेयर वैल्यू सिस्टम नहीं लगाई जाती। Ind AS आर ऑफ्टेन बेस्ड ऑन द business models of the entities and on the expectations of the realizing assets and the liabilities related cash flows through the operations and transfer। Ind AS जो है वो किसके ऊपर बेस करता है, बिजनेस मॉडल के ऊपर बेस करता है ऑफ एन एंटिटी। मतलब एंटिटी का बिजनेस मॉडल कैसा है उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि फेयर वैल्यू लगाना है या हिस्टोरिकल कॉस्ट लगाना। एंड ऑन द एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशंस भी देखी जाती है कि असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के कैश फ्लोज ऑपरेशंस एंड ट्रांसफर से कितने हो रहे हैं। इट इज़ नोटेबल दैट वॉट इज़ प्रेफर्ड इज़ द मिक्स्ड मेजरमेंट सिस्टम। यहाँ पर क्या प्रेफर किया जाता है, मिक्स मेजरमेंट सिस्टम, मतलब कभी कभी फेयर वैल्यू लगा दो, कभी कभी दूसरी कोई चीज़ लगा दो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर कर लो, वैसा होता है यहाँ पर। विथ सम आइटम्स बीइंग मेजर्स एट अ फेयर वैल्यू, कुछ आइटम्स को मेजर किया जाता है फेयर वैल्यू पे, वाइल द अदर्स आर मेजर एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और अदर्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। अबाउट द फेयर वैल्यू, Ind AS 113 क्या बोल रहा है, तो Ind AS 113 डिफाइन करता है फेयर वैल्यू को एज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन असेट्स or paid to transfer a liabilities in orderly transactions between the market participants at a measurement date। यानी कि जो भी प्राइस, फेयर वैल्यू क्या है, प्राइस जो कि रिसीव्ड होती है सेल करने पे असेट्स को, या तो पेड करने पे, ट्रांसफर करने पे लायबिलिटीज़ को, पेड टू ट्रांसफर द लायबिलिटीज़ इन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन। ऑर्डरली ट्रांजेक्शन्स के अंदर किसके बिटवीन में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड मेजरमेंट डेट के बिटवीन में। दिस प्राइस इज एन एग्जिट प्राइस, इसको एग्जिट प्राइस भी बोलते हैं। Ind AS 113 हैज़ गिवन the consistencies to the definitions and the applications of the fair value। Ind AS 113 क्या बताता है हमको, हमको देता है consistencies, definitions
को लेकर एंड एप्लीकेशंस को लेकर ऑफ द फेयर वैल्यू के कैसे हम लोग फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड दिस कंसिस्टेंसीज इज अप्लाइड और ये कंसिस्टेंसी अप्लाइड की जाती है अक्रॉस अदर इंडियाज एंड अदर इंडियाज के अंदर भी इसको अप्लाइड किया जाता है विच आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेजर द फेयर वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद द इंड एस 113 मतलब फेयर वैल्यू को मेजर करने के लिए इंड एस 113 का सहारा लिया जाता है however it cannot be implied that the ind AS required all the assets and the liabilities to be measured at a fair value लेकिन यहाँ पर अप्लाइड नहीं किया जाता इंड एएस को सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को मेज़र करने के ऊपर फेयर वैल्यू के ऊपर मतलब यहाँ पर हम भी मिक्स सिस्टम लगाते हैं मतलब सारी को हम लोग फेयर वैल्यू पे नहीं लाते कैन नॉट बी इम्प्लाइड नहीं करते हम लोग इंड एएस को सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को मेज़र करने के लिए फेयर वैल्यू रेदर मैनी एंटिटीज़ मेजर्स मोस्ट ऑफ द आइटम्स एट अ डेप्रिशिएबल हिस्टोरिकल कॉस्ट बहुत सारी एंटिटीज़ आइटम्स को किसके ऊपर डेप्रिशिएटेड या तो डेप्रिशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर मेज़र करती है ऑल्दो द एक्सपेक्टेशंस बीइंग इन द केस ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है किसका बिजनेस कॉम्बिनेशंस के केस के अंदर फेयर वैल्यू यूज़ करते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम लोग बिजनेस परचेस करते हैं वेर असेट्स एंड द लायबिलिटी जहाँ पर असेट्स एंड द लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है फेयर वैल्यू पे ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन की डेट पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है इन अदर केस द यूज़ ऑफ द फेयर वैल्यू इज रिस्ट्रिक्टेड अदर केस के अंदर यूज़ ऑफ द फेयर वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट किया गया है एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ द फेयर वैल्यू इन एन इंड एस एग्जाम्पल देखते हैं तो इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परमिट करता है रिवैल्यूएशन थ्रू दी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब रिवैल्यूएशन कर सकते हैं इंड एस 16 के हिसाब से कैसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम लोग इसको जो भी इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़ आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व्स भी क्रिएट होता है उसको हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर डाल सकते हैं प्रोवाइड इट इज़ कैरिड आउट रेगुलरली अगर वो कैरिड आउट किया जाता है रेगुलरली तो डिस्क्लोजर ऑफ द फेयर वैल्यूज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन द इंड एस 40 डिस्क्लोजर जो होता है फेयर वैल्यू का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इन द इंड एस 40 उसके अंदर भी कंपनीज जो होती है उसका भी अकाउंट किया जाता है सेम अंडर द कॉस्ट मॉडल के तहत ही उसको भी किया जाता है इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट से ये अलाउ करता है मेजरमेंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट एट फेयर वैल्यू विद द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द इक्विटी बट only if the assets can be measured reliably by the way of the existence of an active market for them. Ind AS 109 financial instrument required करता है some financial assets and the liabilities to be measured at the amortized cost and the other at a fair value. The measurement basis is largely determined by the business model for the financial instruments where the financial instruments are carried at a fair value depending on the categories and the circumstances. The movement in the fair values या तो गेन या तो लॉस उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस या तो इन दी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी ऑल्दो द इंड एस मेक्स द यूज़ ऑफ द फेयर वैल्यू इंड एस जो है वो यूज़ कर रहा है फेयर वैल्यू का इन द मेजर करने के लिए असेट्स एंड द लायबिलिटीज़ को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है अंडर इंड एस वो इंटेंट नहीं करता है रिफ्लेक्ट करने के लिए एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ एन एंटिटी मतलब उससे एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ एन एंटिटी को हम जान नहीं पाएंगे मतलब उससे हम लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कि एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ द एंटिटी इतनी होगी हम लोग इंटेंट नहीं कर पाएंगे एज कुड बी नोशंस among the people as discussed in the about 2.2 the conceptual framework specifically state that general purpose framework statements are not intended to show the value of the reporting entity यानी कि जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका भी इंटेंट ये नहीं होता कि वो शो करेगा वो शो करेगा वैल्यू रिपोर्टिंग एंटिटी की मतलब जो भी रिपोर्ट किया जा रहा है उस एंटिटी की वैल्यू शो करे उसका भी पर्पस वो नहीं होता फर्दर मोर क्योंकि वो सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है और मिक्स मेजरमेंट के कॉस्ट के ऊपर होती है इंड एस के हिसाब से बनाई होती है इसलिए वो कोई जनरल पर्पस के लिए नहीं होती मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन जैसा हो गया तो उसके अंदर तो हम लोग फेयर वैल्यू के ऊपर दिखाते हैं कि फेयर वैल्यू के ऊपर से ही हम लोग इसको बेचेंगे तो एक्विजिशंस की डेट पे जैसे फेयर वैल्यू पे हम लोग लाते हैं तो वो एक पर्पस के लिए होता है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर क्या लिखा गया था यहाँ पर कि not intended to show the value on the reporting entities. Furthermore, such an attempt would not be fruitful as certain internally generated intangible assets. ये अटैम्प्ट भी फ्रूटफुल नहीं होता क्योंकि जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स होती है उसको तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता इंड एस के हिसाब से इंस्टेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जनरल पर्पस
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो ऑब्जेक्टिव होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, वो क्या होता है, प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटीज़ विच वुड बी यूजफुल टू द एग्जिस्टिंग एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ताकि वो यूजफुल रहे किसको, एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, लीडर लेंडर्स एंड द अदर क्रेडिटर्स, इन लोगों को, इन मेकिंग द डिसीजंस, ताकि वो लोग अपना डिसीजन ले पाए अबाउट प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज टू द एंटिटीज़। इट इज़ ओनली इन द केस ऑफ द एक्विजिशन, एक्विजिशन के केस के अंदर ही सिर्फ जो एंटिटी होती है बाय द अनदर एंटिटी एंड द सब्सिक्वेंट कंसोलिडेशंस इन द ग्रुप अकाउंट्स दैट द एंटिटीज नेट असेट्स आर रिपोर्टेड एट अ फेयर वैल्यू, मतलब उसके अंदर ही सिर्फ हम लोग फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। एवरेस्ट लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट किया गया है वेरियस सब्सिडरीज़ के अंदर। इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 एज वेल एज 31 मार्च 2023, उसका दिया गया है। एवरेस्ट लिमिटेड क्लासिफाइड द कंचनजंगा लिमिटेड, एवरेस्ट लिमिटेड ने क्लासिफाइड किया है कंचनजंगा लिमिटेड को, जो कि उसकी सब्सिडरी है, हेल्ड फॉर सेल, मतलब उसको निकाल देना है, सेल्स कर देना है, वैसा उसने क्लासिफाइड किया गया है। एंड प्रेजेंटेड इट एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और उसको डिसकंटिन्यू कर देना है, वैसा उसने क्लासिफाइड करके रखा है। ऑन 1 नवंबर 2021 द शेयर होल्डर हैड ऑथोराइज द मैनेजमेंट टू शेल, ऑथोराइज कर दिया है शेयर होल्डर ने कि आप इसको बेच दीजिए, होल्डिंग को बोला है, ऑल ऑफ इट्स होल्डिंग इन द कंचनजंगा लिमिटेड, जितनी भी होल्डिंग कंचनजंगा लिमिटेड के अंदर है वो सब बेच दीजिए, ऐसा शेयर होल्डर ने बोला है 1 साल के अंदर अंदर। इन द ईयर 31 मार्च 2022 द मैनेजमेंट मेड द पब्लिक अनाउंसमेंट, 31 मार्च 2022 को मैनेजमेंट ने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी ऑफ इट्स इंटेंशन, उसकी इंटेंशन है कि सेल करना है उसको इस इन्वेस्टमेंट को, बट डिड नॉट एक्टिवली ट्राई टू सेल दिस सब्सिडरी एज इट वॉज स्टिल ऑपरेशनल विद इन द एवरेस्ट ग्रुप, लेकिन वो सेल नहीं, एक्टिव नहीं है वो इसको सेल ट्राई करने के लिए कि हम इसको सेल करेंगे, मतलब वो एक बोलते हैं ना, उत्साह ही नहीं दिखा रही है इसको सेल करने का, एज इट इज स्टिल ऑपरेशनल विद इन द एवरेस्ट ग्रुप, और वो अभी भी एवरेस्ट ग्रुप के अंदर वर्क कर रही है। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस वर मेड बाय द एवरेस्ट लिमिटेड, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस किए गए हैं एवरेस्ट लिमिटेड के अंदर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 को, thereby resulting in the additional activities being transferred to the Kanchenjunga Limited. Additionally, during the year ending 31st of March 2023, there had been the draft agreement and some correspondence with the investment bankers. कुछ ड्राफ्ट एग्रीमेंट किया गया और करस्पॉन्डेंस किया गया इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ, जो कि बता रहा है कि इन द प्रिंसिपल ओनली दैट द कंचनजंगा वॉज स्टिल फॉर सेल्स, कंचनजंगा को हजू भी मतलब अभी भी सेल नहीं किया गया है, वो स्टिल अभी भी सेल के अंदर ही है, प्रोसेसिंग ऑफ द सेल्स के अंदर ही बता रही है। डिस्कस वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंचनजंगा लिमिटेड, जो क्लासिफिकेशन किया गया है कंचनजंगा लिमिटेड का सेल का, एंड इट्स प्रेजेंटेशंस, और उसका जैसा प्रेजेंटेशंस बताया गया है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, क्या वो अप्रोप्रिएट है बाय रेफरिंग द प्रिंसिपल्स टू द रिलेवेंट इंडेस एंड इवेल्युएटिंग द ट्रीटमेंट, और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्टुअल फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सॉल्यूशन देखते हैं तो कंचनजंगा लिमिटेड इज अ डिस्पोजल ग्रुप इन द अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 105, मतलब डिस्पोजल ग्रुप है ये कंचनजंगा लिमिटेड इंड AS 105 के हिसाब से। क्या बोल रहा है वो, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर द सेल्स एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये इसका नाम है 105 का। डिस्पोजल ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप, डिस्पोजल ग्रुप क्या है, एक ग्रुप है जहाँ ऑफ द एसेट्स, ग्रुप ऑफ द एसेट्स है, डिफाइन किया गया डिस्पोजल ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ द एसेट्स जिसको डिस्पोज करना है, या तो अब बोलो सेल करना है, या तो अदरवाइज टुगेदर एज अ ग्रुप इन द सिंगल ट्रांजेक्शन्स, या तो एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स के अंदर है, एंड द लायबिलिटीज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दोज असेट्स, जो भी लायबिलिटीज़ उससे जुड़ी हुई है उसको ट्रांसफर करना है इन द ट्रांजेक्शन्स। पैरा 6 ऑफ द इंड AS 105 प्रोवाइड कर रहा है डिस्पोजल ग्रुप शैल बी क्लासिफाइड, इस डिस्पोजल ग्रुप को क्लासिफाइड कैसे किया जाएगा, हेल्ड फॉर द सेल्स ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू द सेल्स ट्रांजेक्शन्स rather than थ्रू द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इसको बेच के ही हम लोग इसको क्या करेंगे, रिकवर करेंगे जो भी प्रिंसिपल है उसको। इंड AS 105 प्रिंसिपली इंड AS 105 is particularly strict as far as the applications to the held for the sales criteria is concerned.
इंड एस 105 सिर्फ हमको यही बताता है कि कैसे सेल्स क्राइटेरिया मीट होगा, कंसर्न उसका मतलब कैसे सेल्स क्राइटेरिया मीट होगा और उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानेंगे। एंड आफ्टर इन द डिसीजंस टू द सेल्स एंड असेट्स या तो डिस्पोजल ग्रुप इज मेड वेल बिफोर द क्राइटेरिया आर मीट। यानी कि जो डिसीजंस होता है कि इसको बेचना है असेट्स को या तो डिस्पोज कर देना है ग्रुप को, वो बन जाता है कब? बिफोर क्राइटेरिया को मीट करने से पहले ही वो बन जाता है। यानी उसका इंटेंशन होना चाहिए ऐसा, और वैसा सारी प्रोसीजर लगनी चाहिए उसकी। दस एज पर द इंड एस 105, इंड एस 105 के हिसाब से जो असेट्स है या तो आप डिस्पोजल ग्रुप बोलो, उसको क्लासिफाइड किया जाता है हेल्ड फॉर द सेल्स जब वो अवेलेबल होता है फॉर इमीडिएट सेल्स, मतलब तुरंत ही उसको बेचना है। इन द प्रेजेंट कंडीशन सब्जेक्ट ओनली to the terms that the usuals and the customaries for the sales of the such assets या तो disposable group and its sales must be highly probable, और उसका sales highly probable होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बिक नहीं रहा है कि ऐसा उसको बेच ही देना है इमीडिएटली, और उसका सेल्स जो होता है वो हाईली प्रोबेबल ही होना चाहिए, मतलब हो ही जाना चाहिए उसका सेल्स। फॉर द सेल्स टू बी हाईली प्रोबेबल, अगर आप देखो सेल्स जो कि हाईली प्रोबेबल होगा तो उसके अंदर क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी? द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू प्लान टू सेल्स द असेट्स। जो लेवल ऑफ द मैनेजमेंट है अप्रोप्रिएट, वो कमिट होना चाहिए, मतलब उसका डिसीजन हो ही जाना चाहिए कि इसको बेच ही देना है असेट्स को या तो डिस्पोजेबल ग्रुप को। एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर एंड कंप्लीट द प्लान्स मस्ट हैव बीन इनिशिएटेड। एक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए, बायर को ढूंढना चाहिए एंड कंप्लीट करना चाहिए इस प्लान को, इनिशिएट करना चाहिए मतलब कंप्लीट कर देना चाहिए, बेच ही देना चाहिए बायर को ढूंढ कर। एज द असेट्स या तो डिस्पोजेबल ग्रुप मस्ट बी एक्टिवली marketed for the sales at a price that is reasonably in relations to the current fair value। यानी जो assets है उसको एक्टिवली मार्केट किया जाना चाहिए फॉर द सेल्स, यानी उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए प्राइस के ऊपर जो कि रीजनेबल है इन रिलेशंस टू द करंट फेयर वैल्यू, करंट फेयर वैल्यू के ऊपर उसको बेचने का मार्केटिंग करनी चाहिए। द सेल्स शुड बी एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाई फॉर द रिकॉग्निशंस एज अ कंप्लीटेड सेल्स। सेल्स जो होती है वो क्वालिफाइड करनी चाहिए कंप्लीटेड सेल्स, मतलब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधूरा सेल कर दिया, पूरा पूरा सेल्स होना चाहिए विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लासिफिकेशन। जिस दिन से क्लासिफिकेशन किया है उसके 1 साल के अंदर अंदर कर देना है। इट इज़ unlikely that the significant changes to the plan will be made or the plan will be withdrawn। जो significant changes होते हैं प्लान के अंदर वो हो ही जाने चाहिए, मतलब तुरंत ही चेंज करके उसको बेच देना है, या तो जो प्लान है अगर उसको विड्रॉल कर लिया जाता है that the plan will be withdrawn, unlikely that the significant changes to the plan will be made। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट चेंजेस कर देना है प्लान के अंदर। अगर पहले बोल रहे थे कि सेल करना है, अभी बोल रहे हैं सेल नहीं करना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक बार प्लान बन गया सेल करना है तो सेल कर ही देना है। या तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्लान बना के उसको विड्रॉल कर लिया, कि पहले बोल रहे थे सेल करना है, अभी बोल रहे हैं कि अब नहीं सेल करना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इन द गिवन केस के अंदर जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट एंड करस्पॉन्डेंस विद द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो किया गया है वो स्पेसिफिक इनफ है, फिट है इन द पॉइंट्स अबाउट टू प्रूव दैट द क्राइटेरिया फॉर हेल्ड फॉर द सेल्स वॉज मेट एट दैट डेट। यानी कि ये जो भी किया गया था, क्या किया गया था? ड्राफ्ट एग्रीमेंट किया गया था, करस्पॉन्डेंस किया गया था इन्वेस्टमेंट बैंकर से, ये इनफ नहीं है, नॉट स्पेसिफिकली इनफ, ये स्पेसिफिकली इनफ नहीं है, फिट नहीं है उस पॉइंट्स को लेकर के ये हेल्ड फॉर द सेल है, वॉज मीट एट द डेट, और वो हेल्ड फॉर द सेल्स का क्राइटेरिया मीट भी नहीं कर रहा है इस डेट के ऊपर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वुड नीड टू बी कन्फर्म दैट द सब्सिडरी वॉज अवेलेबल फॉर द इमीडिएट सेल्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होगी, ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि जो सब्सिडरी है वो अभी भी अवेलेबल है इमीडिएट सेल्स के लिए, एंड दैट इट वॉज बीइंग एक्टिवली मार्केटेड एट अ अप्रोप्रिएट प्राइस, और उसको एक्टिवली मार्केट किया जा रहा है अप्रोप्रिएट प्राइस पे ताकि वो सेटिस्फाइड कर ले क्राइटेरिया को इन द ईयर 31 मार्च 2022। फर्दर जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस किए जा रहे हैं बाय द एवरेस्ट लिमिटेड इन द 22-23 के अंदर, वो गुड इंडिकेटर बता रहे हैं कि जो कंचनजंगा है वो अवेलेबल नहीं है इमीडिएट सेल्स के लिए, मतलब मैनेजमेंट अभी इमीडिएट सेल्स करना ही नहीं चाहती, ऐसा दिख रहा है वहाँ पर।
इन इट्स प्रेजेंट कंडीशंस एट द पॉइंट ऑफ द क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उससे तो ये लग रहा है कि मैनेजमेंट इमीडिएट सेल करना ही नहीं चाहती। द फैक्ट दैट द एडिशनल एक्टिविटीज़ हैव बीन गिवन टू द कंचनजंगा लिमिटेड इंडिकेट्स दैट द चेंजेस wasn't insufficient. The shareholders had authorized for the year from 1st November 2021. There is no evidence, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ऑथराइजेशन जो है वो एक्सटेंड किया गया है बियॉन्ड 1 नवंबर 2022, मतलब 1 साल भी गुजर गया और ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर हम लोग कंक्लूजन देखें तो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो भी हमको दी गई है इस केस के अंदर ये अपीयर होता है कि कंचनजंगा लिमिटेड जो है वो क्लासिफाइड नहीं की जा रही है एवरेस्ट लिमिटेड के द्वारा एज ए सब्सिडरी हेल्ड फॉर द सेल। इंस्टेड द रिजल्ट ऑफ सब्सिडरी शुड बी रिपोर्टेड एज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उसको डिसकंटिन्यू ना मानते हुए उसको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में ही रखना पड़ेगा हमको। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 दोनों के अंदर उसको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट की इच्छा ही नहीं लग रही है उसको सेल करने की। इवेल्युएशंस ऑफ द ट्रीटमेंट इन द कंटेक्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अभी देखते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या बोलता है। ऊपर तो देख लिया इंडिया क्या बोल रहा था, नीचे देखते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या बोलता है। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टेट दैट द यूजर्स नीड द इंफॉर्मेशंस टू अलाउ देम टू असेस द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो बोलता है कि जो यूज़र्स है उनको ज़रूर पड़ती है इंफॉर्मेशंस की, ताकि वो एसेस कर पाए, मतलब जान पाए कि कितनी अमाउंट, टाइमिंग और अनसर्टेनिटी है प्रोस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज को लेकर, मतलब कैश इनफ्लोज को लेकर कितनी अनसर्टेनिटीज़ है, कितना अमाउंट और टाइमिंग वो लोग असेस कर पाएँ। उन लोगों को ये जाननी पड़ेगी, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशंस बतानी पड़ेगी। हाईलाइटिंग द रिजल्टिंग फॉर द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस सेपरेटली इक्विप्स द यूजर्स विद द इंफॉर्मेशंस दैट इज रिलेवेंट टू द असेसमेंट एज द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, रिजल्ट जो बन के आ रहा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, उसको सेपरेटली बताना पड़ेगा यूज़र्स को, ताकि वो लोग असेस कर पाएँ, मतलब वो लोग जान पाएँ कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है और ये कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है कैश फ्लोज़ के अंदर फ्यूचर के अंदर, मतलब इससे कोई कैश फ्लोज़ फ्यूचर में आने वाला नहीं है, वो बताना पड़ेगा यूज़र्स को। इफ़ अ कंपनी हैज़ मेड अ फर्म डिसीजन, अगर कंपनी एक फर्म डिसीजन लेती है इन सब्सिडरी को सेल करने के लिए, तो इट कुड बी आर्ग्यूड दैट द सब्सिडरी शुड बी क्लासिफाइड एट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर फर्म डिसीजन लिया जाता है कि सब्सिडरी को बेच ही देना है, तो हम लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो सब्सिडरी है उसको हम लोग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानेंगे और उसको क्लासिफाइड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन रखेंगे, इवन इफ द क्राइटेरिया टू द क्लासिफाइड इट एज हेल्ड फॉर द सेल एज पर द इंड AS 105 हैव नॉट बीन मेड। 105 जो इंड AS बोल रहा है उसके हिसाब से तो अभी हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया भी मीट नहीं किया गया है, बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन वुड नॉट बी मोर यूजफुल टू द यूजर्स। और ये इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है वो यूज़फुल नहीं है यूज़र्स के लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन जो हमको क्वेश्चंस में दी गई थी। However, the Ind AS 105 criteria was developed with the high degree of the strictness on the classifications. Ind AS 105 के हिसाब से ज़्यादा जोर किसके ऊपर दिया जा रहा है, क्लासिफिकेशंस, डिग्री ऑफ द क्लासिफिकेशंस के ऊपर दिया जा रहा है। अकॉर्डिंगली दिस डिसीजंस कुड बी आर्ग्यूड टू बी कन्फ्लिक्ट विद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। यहाँ पर दोनों में झगड़ा हो रहा है, किसमें, फ्रेमवर्क और इंड AS के बिचवीन में। इंड AS क्या बोल रहा है, इंड AS के अंदर ज़्यादा किसके ऊपर, क्लासिफिकेशंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है, और अकॉर्डिंगली जो डिसीजंस है वो आर्ग्यू किया जा रहा है विद द कन्फ्लिक्ट विद द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं उसको, झगड़ा हो गया है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंड AS के बिटवीन में, क्योंकि यहाँ पर फ्रेमवर्क कॉन्सेप्चुअल तो बोल रहा है कि इसको अगर नहीं है तो इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बताना ही नहीं चाहिए, अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन ही नहीं है तो इसको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ही बताना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन ही ऐसा है कि सेल कर ही देना है और फर्म है अगर मैनेजमेंट, तो क्या कर देना है, बता देना है कि इसके फ्यूचर कैश फ्लोज आने वाले नहीं हैं।